हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 31 मार्च और बजे हैं 4 और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस, इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीकेंड एनालिसिस। दोस्तों पूरा साल जबरदस्त रहा है। आई थिंक दिस फाइनेंशियल ईयर हैज बीन ब्लेसिंग फॉर मोस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप इंट्राडे करते हैं, चाहे आप स्विंग करते हो, मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल ईयर का अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे अपना, तो आप अच्छा ही करेंगे। 2020 के कोविड के बाद का जो बैलेंस शीट था FY21 का, वो तो ऑब्वियसली अच्छा था ही, बट आई एम श्योर काफी लोग आप में से उन्होंने न्यू हाई इस साल बनाया होगा। स्पेशली जो लोग सालों साल से मार्केट में लगे ना, उन्होंने इस साल तो डेफिनेटली अपना बैलेंस शीट को न्यू हाई में क्लोज किया होगा। दोस्तों एक बात मैं कहूँ आपसे, थोड़ा सा आज मैं चाह रहा हूँ कि इधर उधर की बातें भी करूँ अपार्ट फ्रॉम मार्केट डायरेक्शन। एक तो 31 मार्च है, तो ईयर एंड क्लोजिंग है। मैं गोवा में भी हूँ। आई एम एंजॉयिंग सम हॉलीडेज विद माय फैमिली। मच नीडेड होता है हॉलीडे। फैमिली को ज्यादा समय नहीं दे पाते, बट होपफुली ये सब छोटे छोटे जो हम समय चुरा लेते हैं फैमिली के लिए, और आप भी एक फैमिली है तो आपके लिए भी थोड़ा बहुत समय निकाल पा रहा हूँ कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर बाजार में लंबे अवधि तक टिकने के लिए। वो है लॉस मत कीजिए, लॉस को कम करिए। एक्चुअली मैं गलत बोल दिया, लॉस मत करिए हो नहीं सकता, बिकॉज लॉस तो करना ही होगा। बिकॉज मार्केट में अगर सीखना है तो लॉस तो करना ही होगा, उससे बचना नहीं। लेकिन कम से कम लॉस और टिके रहिए। जो शेयर बाजार में टिका रहता है ना, वो टिका रहता है। जो शेयर बाजार में जरूरत से ज्यादा काम कर लेता है, अपनी औकात से ज्यादा काम कर लेता है, कहीं ना कहीं वो शेयर बाजार से निकल जाता है और फिर मार्केट को ब्लेम करने में पीछे नहीं रहता है। तो मेरा एक ही सबमिशन रहेगा, बिकॉज हम लोग साल को क्लोज कर रहे हैं। ऐसे बहुत साल आएंगे, सालों साल आएंगे, जब तक हम जिएंगे तब तक मार्केट रहेगा। और हमको मेक श्योर रहना है कि हर साल 31 मार्च को हम स्माइल के साथ में इस साल को बाय बाय करें। बिकॉज एज अ कमर्शियल पर्सन, हमारे लिए मार्च एंड ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज हमारा सारा पूंजी जो है वो मार्च एंड के आधार पे बनता है। क्योंकि फाइनली इस साल का टैक्स तो मार्च एंड के आधार पे हो जाता है ना। तो एक छोटी सी बात थी, उसको लेके मैंने वीडियो की शुरुआत की। दूसरी बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि ये जो शेयर बाजार में अपॉर्चुनिटीज आती है ना, ये कभी भी लीनियर नहीं होती है। ये शेयर बाजार क्योंकि सिक्लिकलिटी है, बिजनेस साइकिल्स में वर्क करते हैं, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स होते हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी साइकिल्स में आती है, राइट। जैसे लास्ट ईयर जो अपॉर्चुनिटी आई, उसमें कई लोगों ने अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया। क्या नेक्स्ट ईयर सिमिलर अपॉर्चुनिटी आएगी? आंसर इज ऑब्वियसली नो। क्या बेटर आएगी? डिपेंड करता है लास्ट ईयर वो अपॉर्चुनिटीज कितनी बड़ी में अवेलेबल थी। जनरली क्या होता है, लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स वेरी वेल इन मार्केट। इसका मतलब अगर शेयर बाजार अपने मीन से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया है, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर में हो सकता है कि वो अपने मीन की तरफ वापस रिवर्ट बैक करे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर क्रिकेट मैच का एग्जांपल लें, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर टीम है जिसका एवरेज स्कोर ही रहता है 20 ओवर के अंदर में तकरीबन 150, और एक एक गेम के अंदर में सपोज 250 बन, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 250 फिर 240 फिर 230 फिर 250। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मीन जो है वो फटाक करके शिफ्ट हो जाता है। नहीं, मार्केट और लाइफ हमेशा मीन रिवर्सिंग होती है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है ऐसे मीन के पास में, तो हमेशा एक बार मीन। तो अभी शेयर बाजार में लास्ट ईयर क्या हुआ, ये अपने को जानना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पे हम नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली क्या हो सकता है। और इस साल इसलिए भी सिग्निफिकेंस है क्योंकि इस बार इलेक्शन है, राइट। तो गवर्नमेंट भी फॉर्म होगी, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को हो सकता है और अच्छा डायरेक्शन मिले, राइट। फिर यूएस में भी इलेक्शन है, उसके कारण भी इम्पैक्ट आता है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज है इस साल, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली शेयर बाजार के ऊपर भी। तो अपने चर्चा चालू करते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ शेयर बाजार के अंदर में, इस साल क्या हो सकता है, और अपने को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, अपने को कैसे अपने आप को तैयार करना है कि नेक्स्ट ईयर जब हम मार्च में ऐसे बातचीत करें, तो हम बेटर बातचीत करें, है ना, स्ट्रेस में ना रहे। ऐसा ही स्माइल, ऐसा ही चमक चेहरे पे, ऐसा ही पीस हमारे माइंड में रहना चाहिए। दोस्तों मैंने एक रिकॉर्ड वीडियो डाला था ना लास्ट ईयर, आपने कल का वीडियो देखा था क्या? नहीं, बहुत अच्छा वीडियो था। इट वाज ऑल अबाउट माय माय जर्नी फ्रॉम बीइंग अ इंट्राडे ट्रेडर, जो मैंने कमोडिटी से चालू की, टू अ
मोमेंटम इन्वेस्टर। ये मेरा जर्नी के बारे में मैंने एक प्रेजेंटेशन सूरत में एक इवेंट हुआ था, वहां पर मैंने बताई थी। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिएगा, कुछ तो इसमें से आप सीख ही लेंगे, कुछ तो इंटरेस्टिंग आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट बिफोर आई डू अ स्क्रीन शेयरिंग एंड डिस्कस अबाउट क्या हुआ मार्केट में लास्ट ईयर और क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, राइट? मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग को सही डायरेक्शन में दे पाऊँ, और क्योंकि मैं रियल मार्केट का आदमी हूँ। इतने साल बिजनेसेस को ओन करता हूँ, एक एक्सपीरियंस है मेरा मार्केट में, मैं आपके साथ में वो एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरे चैनल को और फॉलो करेंगे, मुझे 1 मिलियन का बैच दिलवा पाएंगे, उससे क्या होगा, यूट्यूब को पता लगेगा कि ये बंदा सीरियस बंदा है और इसको और प्रमोट किया जाए। अगर आप वो नहीं करेंगे, तो आप जानते हैं किस-किस तरह के लोगों को यूट्यूब प्रमोट करता है। मुझसे एंटरटेनमेंट नहीं होता है, मुझसे एंटरटेनमेंट नहीं होता है। मैं सीधी बात करता हूँ मैं वही बात करता हूँ जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उसके कारण हो सकता है कि मेरे वीडियोज़ में ग्लैमर ना हो, लेकिन कंटेंट अगर देखोगे, अगर मेरे वीडियोज़ आप देखोगे, तो आप जो मैं करता हूँ ना, उसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग ले लोगे। और क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ मार्केट में, सर्वाइव कर रहा हूँ, पैसे भी बना रहा हूँ, सैटिस्फाई भी हूँ, तो हो सकता है कि आप मेरे डायरेक्शन में मूव कर पाएँ। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और फैलाइए, जितना आप मेरे बारे में फैलाएगा, उतने आपको भी अच्छे कर्मा पॉइंट मिलेंगे। तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूँ और लेट अस डिस्कस मार्केट के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। पहले लास्ट ईयर का थोड़ा चर्चा करते हैं कि लास्ट ईयर जो है ब्रॉडली मार्केट का एक डायरेक्शन अपने देखने, ये है मंथली चार्ट। फिर ये सारे इंडाइसेस मैंने आप अपलोड कर रखे हैं। ये मंथली चार्ट है। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी का अगर आप मूवमेंट देखें, आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने कहा था कि इलेक्शन के जब जब इलेक्शन का डेट होता है, तब से ऑन द रन टू इलेक्शन एक बार तेजी आती है। तो देखिए, एक बार इलेक्शन वाली तेजी चालू हो गई मार्केट के अंदर। अब देखो, मार्केट ने एक स्टेप अप एक्शन लिया है। स्टेप अप क्यों होता है? बिकॉज़ अर्निंग ग्रो करती है। इंडिया का कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रो कर रहा है, जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली हमारा मार्केट भी ग्रो करेगा। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। इट्स मोर थ्योरेटिकल एंड मोस्ट यूनिवर्सल कांसेप्ट कि मार्केट तो बढ़ेगा। अगर आप निफ्टी का मूवमेंट के अलावा बाकी जो ब्रॉडर मार्केट है, जैसे मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, हिस्टोरिकली अगर आप देखो ना, तो ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है, ये मोमेंटम को बताती है, ये आरएसआई है। और ये नीचे वाला है रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब निफ्टी के मुकाबले ये कितना तेज है। जब जब मार्केट आरएसआई 80 के ऊपर, 85 के करीब आता है, और ये जो निफ्टी के मुकाबले जो आउट परफॉर्मेंस है वो भी ऊपर की तरफ जाता है, तब तक एक बार पॉसिबिलिटी होती है कि एक टाइम बेस्ड करेक्शन होने की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, जब जब ये हुआ है, तब तब एक टाइम बेस्ड करेक्शन। अब टाइम बेस्ड करेक्शन का जो टेन्योर है, वो डिफाइन करना बहुत ही, मतलब इट्स नॉट इजी टू डिफाइन कि ये टाइम बेस्ड करेक्शन इतने टेन्योर का आता है। एक बार मैं जरा एक सर्कल को लेके आता हूँ यहाँ। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जोन था, यहाँ पर हाई पॉइंट हुआ, टाइम बेस्ड करेक्शन यहाँ पर है, बरोबर है? और देखते हैं, ये जोन था, यहाँ पर हाई बना, उसके बाद यहीं रहा मार्केट, इतना टाइम, इतने महीने लगे इसको उस करेक्शन को पूरा करने में। फिर उसके बाद ब्रेकआउट होता है जब थोड़ा मार्केट कूल ऑफ हो जाता है। तो ये मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर में जो मैं अभी तेजी देख रहा हूँ, डेफिनेटली इसके अंदर में एक टाइम बेस्ड करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। मेरा मेरा ये मानना है कि ये जो क्वार्टर है, अप्रैल, मई, जून, इसके अंदर में दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स में मोटा-मोटी मुझे एक ऐसा फीलिंग आ रहा है, उतने ग्रेट नहीं होंगे, उतने ग्रेट नहीं होंगे। या कुछ सेक्टर्स होंगे वहाँ अच्छे होंगे, जैसे मैं, मेरे हिसाब से रूरल ड्रिवन जो सेक्टर्स हैं, जैसे एफएमसीजी हो गए या ट्रैक्टर हो गया, ये सब इनके अंदर है, मुझे लगता है अच्छा नंबर्स आने चाहिए। बट जो बाकी पेंट अप डिमांड वाले जो सेक्टर्स थे, उनके अंदर में मुझे लगता है थोड़ा स्लो डाउन आना चाहिए। तो अगर वैसा हो गया तो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में जो ये घनघोर तेजी जो बनी है, इसके अंदर में टाइम बेस्ड करेक्शन के कारण कुछ महीनों तक एक कंसोलिडेशन या
मंदी नहीं बोलूंगा मैं। आई थिंक इट्स मोर अबाउट करेक्शन, बिकॉज करेक्शन बहुत जरूरी है। अगर मार्केट को नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है ना, वो की बात है ना कि जब हम दौड़ लगाने की तैयारी करते हैं तो पीछे एक बार पाँव को करते हैं ना, ताकि हम दौड़ की फ्रिक्शन क्रिएट कर सके। तो मुझे लगता है ये अब मैक्सिमम सेक्टर्स में देखो, अभी मुझे ये नजर आता है। कौन कौन से सेक्टर में नहीं है वो भी अपनी बात करेंगे। अब देखो, पीएसयू बैंक्स के अंदर में है, इसके अंदर में महंगा हो गया, देयर इज नो डाउट, हो सकता है और यहाँ से थोड़ा बढ़ जाए, बट रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, वो हमारे फेवर में नहीं है। या तो हमको बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक, जिस स्टॉक्स पे मैं बहुत ज्यादा कन्विंस हूँ उस पे मुझे काम करें, और वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अभी जो काम करना है ना मार्केट में, आने वाले 3 महीने में इतना ज्यादा सिलेक्टिव हो जाना चाहिए, इतना ज्यादा रिजेक्टिव मोड में आ जाना चाहिए कि भाई मुझे ये 10 ही स्टॉक में करना है, बिकॉज ये 10 स्टॉक को मैं समझता हूँ और इनके बिजनेस में मुझे दिख रहा है कि देर इज अ सम काइंड ऑफ tailwind which is driving business of those stocks। तो एक एक करके सेक्टर्स को देखते हैं। वो देखिए पीएसयूज के अंदर में तो गजब, आई थिंक बहुत टाइम के बाद में पीएसयूज में इस तरह का आया है। लास्ट आया था 2007 के अंदर में। हाँ, और परफॉर्मेंस और आरएसआई भी देखिए क्या था, उसके बाद करेक्शन देखिए क्या मैसिव करेक्शन आया था इनके अंदर। वेल उस समय तो ऑब्वियसली मोदी जी नहीं थे, तो आप बोल सकते हैं कि मोदी जी का चमक है, उनका कमाल है कि ये हो पा रहा है। बट देखिए सिक्स सिग्मा इवेंट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो वन हैज टू बी वेरी माइंडफुल। और पूरा मार्केट अगर एक सिंगल फैक्टर पे टिका हुआ है कि मोदी जी हैं, मोदी जी करेंगे, अगर यही रहा रवैया, तो वी आर कैरिंग टू मच सिस्टमैटिक रिस्क। खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी हो गया तो मार्केट नेक्स्ट से 10% 15% नीचे गिरे, और उस समय हम अपने पोजीशन को शायद संभाल नहीं पाएंगे। स्पेशली अगर हम लिवरेज होंगे तो हम अपने आप को प्रॉपर्ली संभाल नहीं। और देखते हैं एक एक करके सारे सेक्टर्स में चलते हैं, थोड़ा समय लगेगा, आज के वीडियो को थोड़ा लंबा रखेंगे क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्चुअली कि ये जो हो रहा है ये सही है। या ये देखिए ऑटो के अंदर भी देखिए तेजी आया डेफिनेटली, बट उसके बाद में थोड़ा कूल ऑफ। अभी भी देखिए इतनी गजब तेजी है, एक कूल ऑफ की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ऑटो के अंदर में। सिमिलरली मेटल, मेटल अभी उस महंगे जोन में नहीं है। अभी देखिए मेटल अच्छे हैं। अगर हमको लग रहा है कि डॉलर नीचे जाएगा, ओवरऑल मेटल सेक्टर के अंदर में तेजी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरबॉट का पॉसिबिलिटीज अभी तक नहीं हुआ। तो मेटल अब हमको देखना चाहिए। फार्मा जस्ट अभी आया है तेजी में, इट्स नॉट वेरी, अभी ऑटो के मुकाबले तो फार्मा अभी भी, पीएसयूज के मुकाबले फार्मा अभी भी ठीक है। कंजम्पशन जो है ये भी काफी हाई पॉइंट पे है, काफी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। तो आपको एक एक सेक्टर ऐसे देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे रिजनेबल लग रहा है। जैसे फाइनेंस है, आप फाइनेंस देखिए ऊपर में जाके ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा मोमेंटम महंगा नहीं हुआ, तो फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको हमको देखना चाहिए। एनर्जी बस अभी महंगा जोन में आया है। एफएमसीजी मुझे लगता है कि इस सेक्टर के अंदर में अगर रूरल डिमांड रिकवर हुआ तो एफएमसीजी में रिकवरी आएगी, तो यहाँ पर कोई अगर स्टॉक हमको मिल सके तो हमको देखना चाहिए। बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करना चाहिए। बैंक निफ्टी इनफैक्ट मैं स्टडी कर रहा था, पिछले 1 साल का डेटा स्टडी कर रहा था मैं। बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, पिछले 1 साल में बैंक निफ्टी ने केवल 19.5% रिटर्न दिया है, whereas निफ्टी ने 31%। मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर 74%, 63% रिटर्न दिया है। इतना जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है इस साल बैंक निफ्टी पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। रियल एस्टेट काफी ज्यादा हीटेड है। ये जो लेवल्स है रियल एस्टेट का आउट परफॉर्मेंस के, ये कभी देखने को नहीं मिले। इनफैक्ट 2018 में ये आरएसआई ऊपर आया था, उसके पहले लास्ट मुझे नहीं याद पड़ता कि रियल एस्टेट में इतनी घनघोर, इतना फास्ट थी। द पॉइंट इज द इंटेंसिटी ऑफ द राइज शुड बी रीजनेबल। इस तरह का राइज हमेशा एक डाउट क्लियर करता है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट कर दीजिए, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं कभी भी इंडिया शॉर्ट करने नहीं बोलता हूँ, मैं अपने कंट्री को कभी शॉर्ट करने बोल ही नहीं सकता हूँ। थोड़ा बहुत हेज करने के लिए कर लिया वो एक अलग बात है, बट नेट शॉर्ट तो मैं कभी भी इंडिया में नहीं रहूंगा। लेकिन हाँ, माइंडफुल रहना पड़ेगा मुझे कि मैं उतना ही काम करूं, उतने ही स्टॉक्स में काम करूं जिसको मैं संभाल पाऊंगा। तो मुझे लग रहा है बैंकिंग ओवरऑल फाइनेंस अपरेंटली देख के एक रीजनेबल वैल्यू दिख रहा है। अगर यहाँ से कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग हुआ तो इनके अंदर में कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है।
अगेन यू नो मैं तो एक ही चीज में बिलीव करता हूँ कि अल्टीमेटली फाइनली अर्निंग जिनके अंदर में आती है ना, वो ग्रो करते हैं। अब आप सेक्टर एनालिसिस में देखिए, बाय द वे अब तो 31 मार्च कंप्लीट हो जाएगा, तो अब कब से, आई थिंक 5-6 अप्रैल से चालू हो जाएंगे रिजल्ट्स। एक मिनट देख लेता हूँ कब से रिजल्ट्स आएंगे। आई थिंक रिजल्ट्स अभी तक शायद अनाउंसमेंट्स आए नहीं होंगे, नहीं तो यहाँ पर डेट आ जाता किसका रिजल्ट है। जैसे एंजल वन का 17 अप्रैल, आईसीआईसीआई का 17 अप्रैल, इन्फोसिस का 18 अप्रैल, तो मोटामोटी 17-18 अप्रैल से रिजल्ट आना सबका चालू हो जाएंगे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट ही ड्राइव करेंगी कि कैसा अभी कौन से सेक्टर में अभी अपने को दिमाग लगाना चाहिए। तो मैं तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ ये जो सेक्टर्स है ना, यहाँ पे शिप बिल्डिंग है, एविएशन है, बैंकिंग है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जहां पर मुझे दिख रहा है कि जहां पर रिजल्ट के अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ है, सेल्स के अंदर में एबिटा के अंदर में ग्रोथ है, पैड ग्रोथ है, उन सब तो सेक्टर के अंदर में तो डेफिनेटली मेरे को दिमाग में रखना है, बिकॉज अर्ली फाइनली अर्निंग का बोलबाला तो रहता है। और जहां पे रिजल्ट्स के अंदर में जो स्टॉक्स है, जो सेक्टर्स है, और यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेथ में भी वो सपोर्ट है, जैसे एविएशन है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है, मार्केट ब्रेथ भी बहुत अच्छा है। और इसके अंदर में अगर मैं टेक्निकल भी करूं, तो यहाँ पर मुझे दिख जा रहा है कि टेक्निकल में इंडिगो बहुत ही अच्छे मोमेंटम में। अगेन स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इंडिगो में ले रखा हूँ, तो मैं आपको प्लीज डिस्क्लेमर देता हूँ कि आप इसको करोगे तो, इनफैक्ट मैंने काफी बार इंडिगो, मेरे जो स्टॉकेज सोशल जो मेरा प्लेटफॉर्म, बाय द वे अगर आप स्टॉकेज क्लब के मेंबर नहीं बने ना अभी तक, तो आप बन जाइए। इस साल 1 साल दीजिए मुझे, बहुत मजा आएगा आपको, काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये इतना लर्निंग आपको मिलने वाला है, इतना लर्निंग के साथ अर्निंग की भी पॉसिबिलिटीज है। बाकी देखिए, अर्निंग तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, हम तो मेहनत ही कर सकते हैं। देखिए, मैं इंडिगो काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि ये मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, और इसका रीजन भी मैं कॉन्स्टेंटली डाल रहा हूँ कि भाई इसके अंदर में जिस तरह का ग्रोथ है, और जिस तरह की मोमेंटम है, मार्केट ब्रेथ है, ये सारा काफी इंटरेस्टिंग जोन पे है। तो मैं इस तरह के आइडिया शेयर करता रहता हूँ स्टॉकेज क्लब में, ताकि मेरे क्लब मेंबर्स को मेरी सोच के बारे में और पता लगे, और अगर उनको लगता हो कि हाँ, ये सोच के आधार पे मैं भी काम कर सकता हूँ, तो उनको काम करना चाहिए। बाय द वे 31 मार्च है दोस्तों, और 31 मार्च को हम जनरली बहुत एग्रेसिव ऑफर चलाते हैं। तो अगर आप एक ईयर एंड ऑफर लेना चाहें, तो मेरी राय रहेगी स्टॉकेज क्लब का ये एक ऑफर आप ले लीजिए। आई थिंक काफी रीजनेबल हो जाएगा, ये इसमें 40% शायद ऑफ है। अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको, यस, इस पे काफी डिस्काउंट अभी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो इसका ये ले सकते हैं, और अब इसको पूरा फायदा उठा सकते हैं। रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल है, लेकिन जो फायदा आपको मिलेगा वो एब्सोल्युटली अमेजिंग है। तो तो जो स्टॉक जिस पे फंडामेंटल वैल्यू है, और जिन स्टॉक्स के अंदर में मुझे लगता है कि मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव है, उन्हीं स्टॉक्स में मेरा इंटरेस्ट है, और मैं फोकस करूंगा और ट्राई करूंगा 10 से 15 स्टॉक इन्हीं पे ही फोकस करके अपने पोजीशन को बिल्ड करूं, और ये जो अपॉर्चुनिटी हमको अभी मिल रही है मार्केट से, इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करूं। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, थैंक यू, हैव अ ग्रेट फाइनेंशियल ईयर अहेड। अपना ध्यान रखिए, और जैसा कि मैंने कहा कि लॉस पे ज्यादा एग्रेसिव मत रहिए, लॉस को बुक करना सीखिए, कम घाटा में निकलिए, और प्रॉफिट को लंबा राइड कीजिए। जो बेसिक टेनेंट्स है मोमेंटम इन्वेस्टिंग की, वो फॉलो कीजिए। मेरा वीडियो अगर नहीं देखा हो तो वीडियो देख लीजिए, सब कुछ मैंने सिखा रखा है। बस आप अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। कोई भी, वो कहते हैं ना, खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, तो खुद का दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा अगर शेयर बाजार से पैसा बनाना है तो। ऑलराइट, थैंक यू। I hope all these initiatives are adding value to your life, and I hope I will continue to do this for many years to come. Thank you. Bye. Good day.